रामनगर में बर्ड फ्लू की दस्तक को लेकर प्रशासन सतर्क। वन विभाग ने जारी की एडवाइजरी, ड्रोन से रखी जा रही है पक्षी पर नजर। रुड़की में राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की हुई शुरुआत। अभियान में बढ़ चढ़कर लोग ले रहे हैं हिस्सा। तेजी से हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। मंगलौर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला। सौतेले पिता ने 2 मासूमों को नहर में फेंका। दोनों मासूमों की डूबने से मौत। रुड़की में अपराधियों के अंदर से खाके का खौफ हो रहा खत्म। खुलेआम बुजुर्ग को मारी गोली। मौके से बदमाश हुए फरार। पुलिस ने घायल को अस्पताल में करवाया भर्ती। सितारगंज में उदय वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में हुआ 80 यूनिट रक्तदान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात रामनगर की करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू की दस्तक से और बढ़ते मामलों से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। इसी को लेकर प्रवासी पक्षियों के साथ ही स्थानीय पक्षियों पर वन विभाग की टीम लगातार ड्रोन से नजर रख रही है। देश में कई राज्यों में बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है, जिसमें कई पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है, जिसमें कोटद्वार, देहरादून और अन्य कई क्षेत्रों में पक्षियों के मरने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिससे वन विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। जिसके बाद वन विभाग ने इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें वन विभाग ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी माइग्रेट करते हैं, उन क्षेत्रों में लगातार उन पर पैनी नजर रखी जाए। इसी को लेकर रामनगर के कोसी बैराज में वन विभाग की टीम ने ड्रोन के माध्यम के साथ ही पैदल गश्त किया, जिसमें साइबेरियन पक्षियों पर पैनी नजर रखी गई। रामनगर कोसी बैराज में विशेषकर माइग्रेटरी बर्ड्स में रूडी सेल्डक, जिसे सुरखाब भी कहा जाता है, वो प्रतिवर्ष काफ़ी संख्या में यहाँ पर आती है, जो कि छोटे छोटे फ्लॉक में आती है और यहाँ आकर के काफ़ी संख्या उनकी हो जाती है। तो भारत सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई, उसके अनुरूप हमारा जो है स्टाफ गश्त करता है, सुबह शाम दोनों टाइम वो गश्त करता है। तो आज मेरे द्वारा भी इस क्षेत्र में कुछ छूटे गए क्षेत्र जिनमें दलदली एरिया है, जहाँ स्टाफ नहीं पहुँच पा रहा था, उनमें ड्रोन से थोड़ा गहन अध्ययन कर देखा गया कि वहाँ भी स्थिति सब ठीक ठाक है। वहीं मंगलौर कोतवाली में सौतेले पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि सौतेले पिता ने दोनों मासूम बच्चों को मंगलौर कोतवाली के गंग नहर पुल के नहर में फेंक दिया। मां की सूचना के बाद बड़े बेटे, जिसकी उम्र 7 साल बताई जा रही है, उसका शव बरामद कर लिया गया है। तो छोटे बेटे की तलाश अभी भी पुलिस अधिकारी सहित एनडीआरएफ की टीम कर रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि बच्चों का पिता सौतेला था और लगातार उन्हें मारता और पीटता था। मामले का खुलासा मां ने किया, जिसकी शिकायत पर उसके पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है और साथ ही आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एक व्यक्ति के द्वारा इनपुट दिया गया कि लाखन उक्त दोनों बच्चों को नसीरपुर पुलिया की ओर ले जाते हुए दिखा था। इस पर लाखन से जब पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने उन दोनों बच्चों को नहर में फेंककर उनकी हत्या कर दी गई है। कारण पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि दरअसल वादिनी के साथ उसका प्रेम संबंध था और वो प्रेम संबंधों में बाधक बन रहे थे और उन बच्चों से वह नफरत करता था, क्योंकि वो उसके पूर्व पति के पैदाइश थे। वहीं मंगलौर के अकबरपुर ढाडेकी गांव में नेहरू युवा केंद्र हरिद्वार के जिला युवा अधिकारी हिमांशु सिंह राठौर के दिशा निर्देशन अनुसार नेहरू युवा केंद्र के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र कार्यशाला के आयोजन पर बीजेपी नेता अमीलाल वाल्मीकि ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है। युवाओं के बिना सभी का काम असंभव है और साथ ही ये संगठन युवाओं के विकास में भूमिका निभाता है। इस मौके पर आशीष कुमार ने बताया कि इस उद्देश्य से युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करने के लिए नेहरू युवा केंद्र गांवों में युवाओं को युवा मंडल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस
इसमें आज हम युवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जयंती को हम युवा सप्ताह के रूप में मनाए जा रहे हैं। और युवा मंडल विकास कार्यक्रम हमारे द्वारा चलाए गए थे, जो सभी पूरे नारसन ब्लॉक में युवा मंडल बनाए गए हैं नए, उनका आज एक कार्यशाला बैठक है। इसमें हम युवाओं को प्रतिभाग करने की मौका दे रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। युवा ही भारतवर्ष की जो है एक नींव है और युवा के बल पर ही आज भारतवर्ष जो अपने परम वैभव की तरफ बढ़ रहा है। युवा के आधार पर ही स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया था कि स्वच्छ भारत स्वावलंबी भारत बने, तो युवाओं के कंधे पर ही है कि युवा अग्रसर होंगे उस तरफ तो भारतवर्ष स्वावलंबी बनेगा। वहीं रामनगर से सड़क हादसे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाईपास पुल पर कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस दौरान वाहन भी क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला है। वहीं एएसआई हरेंद्र नेगी ने बताया कि मृतक व्यक्ति रामनगर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तैनात है, जिसकी कार सेंट्रो में शव मिला है। साथ ही कार दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिली है और साथ ही मृतक के परिवार को इस मामले को लेकर सूचना भी दे दी गई है। सूचना के बाद नवीन सिंह तोलिया के घर में कोहराम मचा हुआ है। जी हमें अभी जैसा हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि मुझे एक एक्सीडेंट वाला मैटर आया, तो हम यहाँ से थाने से आए थे रवानी करके। तो यहाँ पर एक ये नवीन सिंह टोलिया है, ये इनके बारे में जानकारी हुई कि ये SBI बैंक में लोनिंग हेड ऑफ लोन डिपार्टमेंट थे, इनकी डेथ हो गई थी। इनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। ऐसे इनकी गाड़ी जो है जो नया कोसी बैराज पुल है उसके पास एक्सीडेंट मतलब दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में मिली है, जो कि आगे से क्षतिग्रस्त है। और ज्यादा जानकारी के लिए रामनगर से हमारे संवाददाता उधम सिंह राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उधम सिंह, एक कार एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी आपने मैम, ये जो है कल रात की घटना है। हल्द्वानी शहर से रामनगर के लिए जो नवीन चंद टोलिया जी हैं, ये जो स्टेट बैंक है वहाँ पे जो है ये तैनात है। यहाँ पे रामनगर अपने घर के लिए आ रहे थे, तो रात लगभग 8 बजे जो है एक अज्ञात वाहन के द्वारा जो है इनकी कार पे जो है अभी जैसे बताया जा रहा है कि उससे टक्कर लगी है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। अभी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली मैम इसके अंदर अभी तक। जी उधम सिंह, परिजनों की तरफ से क्या कुछ सामने आ रहा है, क्या कुछ कहना है उनका इस मामले में? परिजन ने अभी कोई लिखित किसी के नाम पे कोई शिकायत नहीं करी है। पुलिस इसमें जो है जांच कर रही है। इसमें जो हरेंद्र नेगी है SI, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया हमें कि जैसे हम मौके पे पहुंचकर जो है वहाँ पे CCTV वगैरह कैमरे जो है खंगाल रहे हैं और उसमें जो है जो ये घटना घटी है उस घटना की जो है जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद ही हम इसकी पुष्टि कर पाएंगे कि ये जो घटना एक्सीडेंट के द्वारा हुई है, एक्सीडेंट हुआ है या ये जो वाहन है अनियंत्रित होकर जो है किसी उससे पेड़ से टकरा गया, तब घटना घटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच बड़ी खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां पर एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों ने बहू पर जहर देने का यहां पर आरोप भी लगाया है। परिजनों ने लक्सर कोतवाली में इस मामले को लेकर तहरीर भी दे चुके हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लक्सर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति ने जहर खाकर यहां पर आत्महत्या कर ली है। इस मामले को लेकर अब लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि परिजनों का आरोप है कि बहू ने मृतक को जहर दिया था, जिससे उसकी मौत हुई है और इस मामले को लेकर परिजनों ने लक्सर कोतवाली में तहरीर भी दी है। फिलहाल इस मामले को लेकर हर पहलू पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं लालकुआं में कोरोना की वैक्सीन के लिए लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन 18 तारीख को शुरू होने जा रही है और ये टीकाकरण दूसरे चरण में लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शुरू होगा। आपको बता दें कि वैक्सीन सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जाएगी, जिसका पहले रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं SDM ऋचा सिंह को जिम्मेदारी इस मामले को लेकर सौंपी गई है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में विकलांगों के लिए रैंप भी बनाई जा रही है, जिससे कोई विकलांग व्यक्ति वैक्सीन लगाने आए तो उसे किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। रैंप है और रैंप का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि
जैसे कि स्ट्रेचर या व्हीलचेयर को ले जाने में किस तरीके की कोई समस्या ना हो, ये देखा जा रहा है कि हर तैयारी पूरी तरीके से जिलाधिकारी महोदय का हमारे आदेश है कि सब कुछ पूरी तरीके से सुनिश्चित तैयारी कर ली जाए, किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहने पाए। उसी के क्रम में हम लोगों की तरह यहाँ निरीक्षण बूथों पर बार बार किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। महाकुंभ को लेकर जहां प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है, तो वहीं मंगलौर में गंग नहर के पुल में गड्ढे होने से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल मंगलौर में गंग नहर के पुल के निर्माण को हुए कुछ ही दिन है, लेकिन कुछ दिनों में ही ये पुल टूट गया है। गंग नहर पर बना ये पुल बड़े हादसों को दावत दे रहा है। साथ ही हजारों वाहन प्रतिदिन इस पुल से होकर रोजाना आवाजाही भी करते रहते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले को लेकर ध्यान नहीं दे रहा है। हरिद्वार में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। मकर संक्रांति के दिन लाखों श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे और जिस राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर हम मौजूद हैं, इसी रास्ते से होते हुए लाखों श्रद्धालु जो है हरिद्वार पहुंचे थे। इस समय हम मंगलौर में गंग नहर के पुल पर मौजूद है, जो पुल अभी चंद दिनों पहले जिसका निर्माण हुआ है। आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पुल चंद दिनों के बाद ध्वस्त हो चुका है। जगह जगह इसमें गड्ढे हैं। आप सीधे तस्वीरों में जो देख सकते हैं, इस पुल में नीचे की ओर देखा जा सकता है कि आपको जो लोहे के सरिये हैं वो भी स्पष्ट दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी है उन्होंने कभी तो इस मामले की कोई संज्ञान नहीं लिया है। इससे साफ लगता है कि जो संबंधित अधिकारी हैं वो किसी घटना होने का जो है इंतजार कर रहे हैं। इस पुल पर अभी भी किसी आला अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अपने सहयोगी गगनदीप के साथ राहुल सैनी, लोकमंच न्यूज, मंगलौर। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में जिस तरह से अब महाकुंभ का आगाज हो चुका है, तो दूसरी तरफ गंग नहर का पुल यहां पर टूटा हुआ देखने को मिल रहा है। प्रशासन पूरी तरह से महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके यहां से निकलने वाले लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के आवाजाही के लिए यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से यहां पर कोई सुध नहीं ले रहा है। साथ ही ये पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार यहां पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक प्रशासन ने इस मामले में कोई सुध नहीं ली है और साथ ही कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से इस मामले में नहीं की जा रही है। साथ ही अब इस क्षतिग्रस्त पुल को लेकर हादसों का खतरा बना रहता है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको रुड़की से। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जाता है, अब ऐसे में प्रशासन की यहां पर लापरवाही देखने को मिल रही है। महाकुंभ को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर पुल क्षतिग्रस्त देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, एक तरफ प्रशासन ने महाकुंभ को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं, दूसरी तरफ यहां पर गंग नहर का पुल क्षतिग्रस्त है, प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए आफरीन, मैं बताना चाहूंगा कि जिस पुल की तस्वीरें चैनल के द्वारा दिखाई जा रही है, ये पुल लगभग 1-1.5 साल वर्ष है, 1-1.5 साल पहले इसका निर्माण हुआ था और अभी महाकुंभ का भी आगाज हो चुका है, जिस पर लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। इसी पुल से होकर वो श्रद्धालु गुजरेंगे, लेकिन ये पुल जो है टूटा हुआ है। किसी घटना का इंतजार स्थानीय प्रशासन कर रहा है। जी राहुल, क्या यहाँ पर बड़े हादसे होने का इंतजार किया जा रहा है? कब करेगा प्रशासन इस मामले में कार्रवाई? जी बिल्कुल, प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कोई भी आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हजारों वाहन यहाँ से होकर गुजरते हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन है वो इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। क्या इसकी शिकायत प्रशासन से की गई है अभी तक? बिल्कुल, स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार संबंधित अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई है, लेकिन फिर भी जो है चैन की नींद स्थानीय प्रशासन सोया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए।
वहीं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से धन संग्रह करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रुड़की में बीजेपी, आरएसएस और हिंदू संगठनों के लोगों ने मुहिम तेज कर दी है। आपको बता दें कि अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी, आरएसएस और हिंदू संगठनों ने मिलकर शहर में अभियान को तेज कर दिया है। वहीं क्षेत्रीय लोग भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य बड़ी ही तेजी से चल रहा है, जिसके लिए धन संग्रह करने के लिए कार्यकर्ताओं ने मिलकर शहर के लोगों से धन संग्रह का अभियान शुरू किया है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो भी कुछ है सब प्रभु का ही है और प्रभु के काम के लिए हम समर्पण कर रहे हैं। तो जो इच्छा प्रभु की, जिस टाइप से हम आगे बढ़ सकते हैं इसको लेके, एक भव्य मंदिर का निर्माण, अगर पूरा विश्व, पूरा देश मिलेगा, पूरे परिवार मिलेंगे तो एक भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा। और ये केवल धनराशि का ही नहीं, मैं समझ रही हूँ कि एक एकता का भी प्रतीक मान सकते हैं हम, कि संपूर्ण परिवार, संपूर्ण देश मिलके सबके योगदान से श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अगले 3 दिन तक घने कोहरे की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। एहतियातन बरतने के यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और साथ ही राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि अगले 3 दिन तक घने कोहरे की यहां पर चेतावनी है। साथ ही जिस तरह से लगातार अब ठंड बढ़ रही है, ऐसे में कोहरे का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर सफेद चादर कोहरे की देखने को मिल रही है। लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक मौसम विभाग ने घने कोहरे की यहां पर चेतावनी दे दी है। साथ ही मैदानी क्षेत्र में ये घना कोहरा छाया रहेगा। और साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं रुड़की में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एसबीआई का एटीएम उखाड़ने आए गिरोह के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। पकड़ा गया आरोपी के पास से पुलिस को एक गैस सिलेंडर, एक रेगुलेटर, गैस कटर के अलावा एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस अब उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस देहरादून के एक होटल के रिकॉर्ड की भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। वहीं एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस टीम को इस कार्य के लिए 2500 के नगद पुरस्कार की घोषणा भी कर दी है। उसकी निशानदेही पर एसबीआई एटीएम के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर और एटीएम काटने के अन्य टूल्स बरामद किए गए। इस संबंध में और गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि वे और उसके अन्य साथी ऐसे निर्जन स्थानों में जहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो और पुलिस की आमदरफ्त कम रहती हो, ऐसे एटीएम को चिन्हित करके उसे गैस कटर और ऑक्सीजन सिलेंडर और टूल्स की सहायता से उखाड़ कर ले जाते हैं। उसके द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई हैं अपने साथियों और वाहनों के बारे में, जिस संबंध में अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उक्त पूरी घटना को तत्परता से कार्रवाई करते हुए निवारित किया गया है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार महोदय की ओर से पुलिस टीम को 2500 रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। सर, इनके द्वारा संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अभियुक्त के द्वारा दी गई हैं और उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसके साथियों के द्वारा देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में उन फैक्ट्स को वेरीफाई कराया जा रहा है और उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें रवाना की गई हैं। रुड़की में अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है, जहां एक बुजुर्ग को खुलेआम गोली मारने पर लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग को गोली मार दी थी और साथ ही मौके से फरार हो गए थे। आपको बता दें कि गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस ने घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत गंभीर देखकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। साथ ही पुलिस टीम अब बदमाशों की धरपकड़ के लिए चेकिंग अभियान चला रही है।
इरफान सन ऑफ हमीद, जिनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है, उनको किसी ने गोली चलाई है। डॉक्टरों के द्वारा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्हें बेहतर चिकित्सा हेतु एम्स ऋषिकेश रेफ़र किया गया है। इस संबंध में परिजनों से भी बात की जा रही है और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। प्रथम दृष्टया लोगों का मानना है कि शायद मिस्टेकन आइडेंटिटी। सितारगंज उदय वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में श्री राम लीला हॉल सितारगंज में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ब्लड बैंक हल्द्वानी से आई टीम ने 80 यूनिट रक्त संचय किया है। इस अवसर पर वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल का जन्मदिन भी मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत सदस्य मृदुल त्रिपाठी ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं शिविर में बाल किशन देवकी जोशी चैरिटेबल ब्लड बैंक हल्द्वानी की टीम ने 80 यूनिट रक्त संचय किया है। उदय वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक राजीव गुप्ता ने रक्तदान से होने वाले फायदों के बारे में भी लोगों को यहां पर बताया है। हमारे सितारगंज वासियों के द्वारा वर्ष में लगभग 4 बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे क्षेत्रवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस बार भी हमारे रक्तदान समिति के द्वारा बड़े भाई गोभी भाटिया जी के द्वारा सहयोग किया गया, इश्तियाक भाई के द्वारा भी सहयोग किया गया। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसकी जो रक्तदाता की हमारी दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती जाएगी। वहीं काशीपुर में लेन देन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लेन देन को लेकर कुछ महिला और युवतियों ने पार्षद के खिलाफ हाथों में तख्तियां लेकर अभद्र टिप्पणी की। वहीं पार्षद का पुतला फूंकने पर पार्षद के समर्थन में कोतवाली का घेराव व तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। आपको बता दें कि पार्षद मनोज जग्गा के समर्थन में नगर निगम के कई पार्षद और स्थानीय निवासियों ने कोतवाली का घेराव किया और इस दौरान पार्षद मनोज जग्गा ने पुलिस को तहरीर देकर गौतम जुनेजा की मां, पत्नी और बहू पर आरोप लगाए। कहा कि डंपर को लेकर कुछ लेन देन के मामले में महिला और उसकी बेटियों ने अभद्रता टिप्पणी की है। इस दौरान सभी ने उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई, जिससे उसकी समाज में प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, जिससे वह बहुत आहत है। इसके अलावा उन्होंने उक्त महिला और युवती पर जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है। शाम की घटना है। मैं 6:45 बजे 6:30 पौने 7 बजे करीब दुकान पे बैठा हुआ था कि 5-6 महिलाएं जब वो मेरे हाथों में तख्तियां लेके मनोज जग्गा मुर्दाबाद चोर है, मनोज जग्गा और पंकज जग्गा के लिए उल्टा सीधा, मेरे परिवार के लिए उल्टा सीधा बोलते हुए जब निकले, जब मैंने बाहर निकला मैंने पहचान करी तो उसमें जो यहाँ की जगदम्बा बिहार की निवासी हैं वो मीना जुनेजा, उनकी पुत्र वधू मानसी जुनेजा, उनकी माता और 2-4 और महिलाएं और पीछे कुछ पुरुष भी थे शायद, जो ये सब उल्टा सीधा बोलते हुए मेरी बेइज्जती करते हुए वहाँ से निकले। फिर कुछ समय बाद ये मेरी दुकान पे वापसी आए। मेरी दुकान के सामने इन्होंने मेरे लिए उल्टा सीधा बोला, मुझसे गाली गलौज करी और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी और बार बार मुझे परेशान भी कर रहे थे और मेरा पुतला भी फूका। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।